समझना, इसी तरह का कंटेनर ले रहा हूं मैं, और उस कंटेनर में दोनों तरफ वर्टिकल ट्यूब्स हैं, बट दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। ये बहुत नैरो ट्यूब है और एक ये ब्रॉड ट्यूब है या ब्रॉड पाइप है उस तरफ, ठीक है, उसको कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, ठीक से। इसके अंदर कोई फ्लूइड फिल किया है, मासलेस पिस्टन कंसिडर कर रहा हूं अभी मैं। तो जो फ्लूइड है, बिकॉज ऑफ इक्वल प्रेशर दोनों तरफ लेवल जो है वो सेम रहेगा इस कंडीशन में, अगर पिस्टन मासलेस हुए तो, ठीक है। अब समझना लॉजिक, मैं क्या करता हूं, अब इसमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करता हूं ऊपर से F1, अलग से मैंने फोर्स अप्लाई किया F1। तो फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ जाएगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा। पहले एयर प्रेशर के बराबर था P0, अब प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रेशर मैंने चेंज किया यहां पर? डेल P इज फोर्स अपॉन एरिया, इतना प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। बाय पास्कल्स प्रिंसिपल आई कैन से दैट सेम प्रेशर चेंज अपीयर्स एट एवरी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। तो इस फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट पर उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, हर पॉइंट। तो यहां भी उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो इस प्रेशर के कारण इस डिस्क पर या पिस्टन पर फोर्स लगेगा, ठीक है। वो फोर्स किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो वो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मैं F2 कह रहा हूं। सो दैट फोर्स उसको निकाला जा सकता है, जितना प्रेशर में चेंज हुआ है इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, उतना अब एक्सेस फोर्स क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। सो दैट F2 इज नाउ del P F1 by A1 into A2. So F2 is F1 into A2 by A1. Now you can understand that A2 is far larger than A1. A1 से मैंने बहुत ज्यादा रखा है, तो यहां पर जो फोर्स मिलेगा मुझे F2, that would also be far larger than F1. मतलब मैंने कम फोर्स लगाया, लेस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, और रिजल्ट क्या मिल रहा है? लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स, ठीक है। तो कम फोर्स लगा के, कम इनपुट फोर्स लगा के आप लार्ज आउटपुट फोर्स डेवलप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि इनपुट जहां पर अप्लाई कर रहे हो फोर्स, वहां का एरिया कम होना चाहिए और दूसरी तरफ का एरिया ज्यादा होना चाहिए। अगर एरिया 1000 टाइम्स लार्जर है A2, तो उस केस में जो फोर्स डेवलप होगा वो भी 1000 टाइम्स लार्जर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसके बहुत एप्लीकेशन है। इनफैक्ट जो हाइड्रोलिक मैकेनिक्स है, जितनी हाइड्रोलिक मशीन्स होती है, वो सब इसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती है। इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल के केस में हमें लार्ज फोर्सेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो लार्ज फोर्स जनरेट करने का एक तरीका ये है कि आप इस तरह का प्रिंसिपल यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो लिफ्ट होती है, आपको उठाना है, वेट उठाना है, बहुत लार्ज वेट को उठाना है, ठीक है। तो उतना लार्ज फोर्स कहां से लाया जाए? तो इस तरह का सिस्टम बना लो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो जहां कार वॉशिंग होती है वहां पे इस तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। तो यहां पर कार को रख दिया और इस तरफ जो पिस्टन है वहां फोर्स अप्लाई करो। तो फोर्स अप्लाई करोगे तो कम फोर्स अप्लाई करके लार्ज फोर्स जनरेट कर दोगे और वो फोर्स उस कार को लिफ्ट कर देगा। तो उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकता है वो, ठीक है। अब मान लो कि एरिया 1000 टाइम्स ज्यादा है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 10,000 न्यूटन। समझ रहे हो ना? लगभग 1000 kg वेट की कार को आप उठा सकते हो सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके। एरिया को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। ऐसे ही जो हाइड्रोलिक क्रेन होती है, क्रेन में भी यही प्रिंसिपल है। आपने देखा होगा क्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें बड़े बड़े
स्टील के ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, और उन ट्यूब्स के अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है, तो एक्चुअल में उसमें फ्लूइड फिल करते हैं, ऑयल फिल करते हैं, तो जब पिस्टन उसको प्रेस करता है तो प्रेशर चेंज होता है, और अगर एक तरफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ाया जा सकता है। या हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इनफैक्ट आप समझ सकते हो, अगर मैं ब्रेक की बात करूं, इमेजिन करो कि जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, जैसे मैं ट्रक की बात करूं, एक हैवी लोडेड ट्रक है, 10 न्यूटन उसका मास, हाई स्पीड पर चल रहा है, 60 और 90 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड पर चल रहा है, और अगर ड्राइवर को उस व्हीकल को रोकना है तो स्मॉल फोर्स अप्लाई करता है ब्रेक पर, और जो व्हीकल है वो थोड़े समय में रुक जाता है। Isn't it amazing कि ड्राइवर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इतना जो हैवी व्हीकल है, जिसके पास इतना लार्ज मोमेंटम है, उसको थोड़े समय में रोक देता है। हमें लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो होता क्या है, जो ब्रेक पेडल है उसके नीचे एक ट्यूब है, जैसे ही वो आप पुश करोगे वैसे ही वो अंदर जो ब्रेक ऑयल होता है कि ट्यूब में, उस ब्रेक ऑयल पर फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से, तो वहां पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड सेम चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अदर एंड, वहां पे एक बड़ा सा डिस्क होगा जिसका एरिया बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, तो वहां लार्ज फोर्स जनरेट करेगा, और वो अल्टीमेटली फिर लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा अगर वो कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और अल्टीमेटली उस लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स से वो जो व्हीकल है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। जो हाइड्रोलिक्स है उसमें पास्कल्स का प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आपने स्मॉल फोर्स अप्लाई करके लार्ज फोर्स जनरेट किया, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हाइड्रोलिक लिफ्ट की, आपने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके कार को उठा दिया, जिसको नॉर्मल कंडीशन में उठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम को या एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम को वायलेट नहीं करता है? क्या आपने उसको आसानी से लिफ्ट कर दिया जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट नहीं कर रहा है? हमें वही चीज प्रूव करनी है कि अल्टीमेटली ये एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम के कॉन्फर्मिटी में है या नहीं, उसको कॉन्फर्म करता है या नहीं, ठीक है। समझना, ये ओरिजिनल पोजीशन है पिस्टन की, अंदर फ्लूइड है, अब आपने फोर्स अप्लाई किया F1, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करके मान लो आपने पिस्टन की पोजीशन चेंज कर दी, उसको डिस्प्लेस कर दिया, से इसका डिस्प्लेसमेंट है x1, ठीक है। तो आपने पिस्टन को x1 से डिस्प्लेस कर दिया, तो होगा क्या, अल्टीमेटली इस तरफ भी प्रेशर चेंज होगा और इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा, तो लिक्विड इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है F2, और डेफिनेटली अगर आप इसको पुश करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड था, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसको कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए, तो ये नीचे जाएगा और अल्टीमेटली इसको लिफ्ट करेगा और उतनी जगह इस तरफ क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम इधर डिस्प्लेस किया है उतना ही वॉल्यूम इस तरफ अपीयर होगा, ठीक। तो इसकी अब जो नई पोजीशन होगी पिस्टन की वो ये ले ली। हम जानते हैं कि इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट उस तरफ कम होना चाहिए, क्योंकि मास उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही है, अगर लिक्विड की डेंसिटी चेंज ना हो तो, ठीक है। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन से या मास कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं A1 X1 उस तरफ का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू A2 X2, राइट। अब इनपुट में आपने कितना वर्क किया, जिसने भी फोर्स अप्लाई किया उसने कितना वर्क किया, फोर्स है F1, डिस्प्लेसमेंट X1, तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा F1 X1, दैट इज इनपुट। और आउटपुट कितना मिला हमें, तो यहां जो भी हैवी ऑब्जेक्ट रखा होगा उस पर कितना वर्क किया गया, तो फोर्स अप्लाई किया F2 इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट X2,
X2। अब क्या लिखा जा सकता है, देखो F2 को अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन लिखा था, F1 इंटू A2 बाय A1 इंटू X2। नाउ A2 इंटू X2 को A1 X1 लिख सकते हैं, तो A1 X1 लिखोगे तो A1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा F1 X1। और F1 X1 क्या था, इनपुट का जो वर्क था, मतलब आपने जितना वर्क किया था इनपुट, F1 फोर्स ने जितना वर्क किया, दैट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, दैट इज द वर्क डन बाय फोर्स F2। जितना आपने इनपुट में एनर्जी दिया है उतना ही आउटपुट मिला है, दैट मीन्स पास्कल्स लॉ जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने लार्ज फोर्स जनरेट किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा, कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो लार्ज फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो, फोर्स कम है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, पास्कल्स लॉ डज नॉट वायलेट द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इट डज नॉट वायलेट द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फ्लूइड स्टैटिक्स, मतलब फिजिक्स के बहुत अर्ली डेवलपमेंट में से ये प्रिंसिपल था। लगभग 2000 ईयर्स पहले ये प्रिंसिपल दिया गया था। आपने वो फेमस स्टोरी सुनी होगी आर्किमिडीज की, एक ग्रीस में, यूनान में एक स्टेट था, छोटा सा राज्य, वहां का जो प्रिंस था वो अपने लिए एक गोल्ड का क्राउन बनवाना चाहता था, मुकुट बनाना चाहता था गोल्ड का। ठीक है, और उसी स्टेट में, उसी राज्य में जो आर्किमिडीज था वो वहां का साइंटिस्ट था, रॉयल साइंटिस्ट। ठीक है, तो उसको वो गोल्ड का मुकुट बनवाना था, तो उसने गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर किया और गोल्ड स्मिथ ने फिर एक क्राउन बना के, एक मुकुट बना के वो राजा को पेश किया। ठीक है, तो वहां के जो दरबारी लोग थे, जो कॉर्टिजन्स थे, ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया। उनको ये डाउट हुआ कि शायद गोल्ड में कॉपर की मिक्सिंग की इसमें, ठीक है, एक फ्रॉड किया है, तो वो डिटेक्ट करना चाहते थे बिना उसको डिस्ट्रॉय किए, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने आर्किमिडीज को ये टास्क दिया कि आप पता लगाओ कि इसमें गोल्ड में कॉपर मिलाया है नहीं, और अगर मिलाया है तो कितना मिलाया है। ठीक है, अब वो पता करना था उसको बिना तोड़े। ठीक है, तो वो काफी उस ख्यालों में, उस उलझन में हमेशा चलता था। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, डाउट है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, और कभी ना कभी आप उससे रिलेटेड चीज को अगर एक्सपीरियंस करते हो तो तुरंत क्लिक कर जाता है आपको सॉल्यूशन। कुछ वैसे ही उसके साथ हुआ। वो एक बार एक बड़े से बाथ टब में नहा रहा था, तो जैसे ही वो बाथ टब में एंटर किया, वैसे उसने नोटिस किया कि एंटर करने पर जो पानी है वो वहां से डिस्प्लेस हो गया, उठ गया, और उसका वेट जो है पानी में थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब ये पहले से भी वो चीज ऑब्जर्व करता था, बट उसके दिमाग में नहीं था। तो उस वक्त उसको क्लिक किया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज करते हैं पानी में या फ्लूइड में, तो उस केस में जो फ्लूइड है वो उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको ब्यूएंट फोर्स या थ्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, और वो ब्यूएंट फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट को या एपरेंट वेट को चेंज कर देता है, और वो अल्टीमेटली उसकी डेंसिटी से रिलेशन रखता है। ये आगे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब गोल्ड की डेंसिटी डिफरेंट, लगभग बहुत ज्यादा है, और कॉपर की डेंसिटी कम है। तो अगर गोल्ड और कॉपर की मिक्सिंग की है तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेंसिटी गोल्ड से और कॉपर दोनों से डिफरेंट होगी। तो उसने क्या किया, क्राउन जो था उसको उसने पानी में डुबो के वेट लिया, एयर में उसका वेट लिया। ऐसे प्योर गोल्ड के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया वेट लेने का, एयर में और वाटर में। प्योर कॉपर के लिए भी किया, और उसने पता लगा लिया कि गोल्ड और कॉपर को पानी में डुबोने में कितना वेट में परसेंटेज चेंज होता है। उसके अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि क्राउन में कितनी कॉपर की मिक्सिंग हुई है। अभी हम पढ़ेंगे उस प्रिंसिपल को, तो आप भी ये चीज कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि डेंसिटी में कितना वेरिएशन होगा। ठीक है, इस तरह से मिक्सिंग के कारण। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहानी ये थी कि जब जैसे उसको क्लिक किया कि ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ फोर्स, उसका वेट कम हुआ है,
तो तुरंत उसी कंडीशन में वो वैसे ही भाग के राजा के पास पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचता है, और वो चिल्लाता रहता है सड़कों पे, यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब खोज लिया, पता लगा लिया उसने, ठीक है। दैट इज द कंडीशन ऑफ अ साइंटिस्ट। तो अब हम उसके लॉ की बात करें, उसने क्या प्रिंसिपल दिया है। पहले एक बात समझ लें, उसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट दूंगा। एक कंटेनर है, उसमें कोई फ्लूइड लिया है हमने, ठीक है। उस फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को हमने सबमर्ज कर दिया। अगर ये भारी है तो इसको होल्ड करके रखो, तो ऑब्जेक्ट अभी सबमर्ज है लिक्विड के अंदर। क्या सराउंडिंग लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा? डेफिनेटली। हम जानते हैं कि लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर हर जगह प्रेशर है, और लिक्विड के कांटेक्ट में जहां भी कोई सरफेस आएगा उस पर फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, और वो फोर्स की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस कांटेक्ट, कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो उस पर फोर्स लगेगा सभी तरफ से। वो जो फोर्स होता है लिक्विड का, दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट। उसको थ्रस्ट कहा जाता है। फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ, दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट। साइड से फोर्स लगेगा तो साइड थ्रस्ट, नीचे की तरफ थ्रस्ट लगेगा तो डाउन थ्रस्ट, और ऊपर की तरफ लगेगा तो अप थ्रस्ट। तो एक्चुअल में अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि सराउंडिंग लिक्विड में जो इस पर नेट फोर्स लगाएगा, सभी तरफ से फोर्स लगा रहा है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम कहते हैं नेट अपथ्रस्ट, ठीक है। और उस नेट अपथ्रस्ट को ही कहा जाता है ब्यूएंट फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में या फ्लूइड में आप सबमर्ज करोगे तो उस पर एक ब्यूएंट फोर्स लगेगा, नेट अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं स्टेटमेंट देता हूं। लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। when an object is submerged partially or completely, when an object is submerged partially or completely in a fluid, object is submerged partially or completely in a fluid, then the resultant force applied by surrounding fluid, the resultant force applied by surrounding fluid is in vertically upward direction, is in vertically upward direction and equal to, उसकी डायरेक्शन तो वर्टिकली अपवर्ड है, in vertically upward direction, and is equal to weight of displaced fluid, is equal to weight of displaced fluid। पहले मतलब समझ लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली, पूरी तरह से डुबो दो या उसको पार्शियली सबमर्ज करो फ्लूइड में, ठीक है, तो सराउंडिंग फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगा। उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरी बात, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जब इस ऑब्जेक्ट को आप सबमर्ज करोगे तो ये अपने लिए जगह बनाने के लिए जो फ्लूइड है वहां पे रखे फ्लूइड को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसने अपनी जगह बनाने के लिए जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, उतने फ्लूइड का अगर आप वेट लोगे तो दैट वेट इज इक्वल टू नेट अपथ्रस्ट बाय द लिक्विड। तो लिक्विड ने जो फोर्स लगाया, दैट इज ब्यूएंट फोर्स, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको पहले हम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ समझना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी मैं लॉजिक दूंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, समझ में आएगा। ये गिवन फ्लूइड है,
इस फ्लूइड में आपने ऑब्जेक्ट को डुबोया है, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप में हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको स्फेरिकल शेप में बना रहा हूं, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आपने फ्लूइड के अंदर डुबो दिया, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड, पहला केस। अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बिकॉज ऑफ लिक्विड, वो फोर्स कैसा होगा वो देखो। हम जानते हैं कि लिक्विड में हर पॉइंट पे प्रेशर है, उसके कारण फोर्स लगेगा, और वो फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो यहां की बात करूं, इस पर लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा या नॉर्मल। एक और बात जानते हैं हम कि जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसको मैं ड्राइंग में शो कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से रहेगा। आप ये चीज देखकर ही बता सकते हो कि जो भी फोर्सेस है उनके अगर आप कंपोनेंट लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे से जो मैंने एरो बनाया है, जो फोर्स का वेक्टर बनाया है, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। एनीवे इसको मैं दूसरी तरह से भी प्रूव करूंगा। तो ये इस तरह से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं एक दूसरी कंडीशन ले रहा हूं। सेम कंटेनर में जैसा यहां पर फ्लूइड फिल है, उसी लेवल का यूनिफॉर्म फ्लूइड फिल कर लो। मतलब पूरे कंटेनर में सिर्फ फ्लूइड है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ फ्लूइड और कुछ भी नहीं। जो ये फ्लूइड लिया था आपने, सेम फ्लूइड आपने फिल किया है, सेम हाइट मेंटेन की है इसमें। बस फर्क ये है कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था और इसके अंदर टोटल फ्लूइड, ठीक है। अब समझना, जिस पोजीशन पर यह ऑब्जेक्ट रखा है उसी पोजीशन पर और उसी वॉल्यूम का और उसी शेप का आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो। इसके अंदर तो पूरा फ्लूइड है, तो फ्लूइड का वो पार्ट कंसीडर करो जो कि इसी पोजीशन पर है, जिसका शेप बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, जिसका वॉल्यूम बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेम शेप का, सेम वॉल्यूम का, सेम पोजीशन पर मैं फ्लूइड का एक पार्ट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये पूरा फ्लूइड है, ठीक है ना, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, बट मैंने उतने फ्लूइड के पार्ट को कंसीडर किया। उसको मैं अपना एक सिस्टम बना लेता हूं। तो इस सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसकी मैं बात करूं। अभी मैं सराउंडिंग लिक्विड के फोर्स की बात करूं तो बोलो, मैंने सेम सिचुएशन रखी है, सेम हाइट रखी है, तो क्या प्रेशर भी हर पॉइंट पर सेम वैसे ही होगा जैसे यहां पर? डेफिनेटली वैसे ही प्रेशर होगा। यहां की बात करूं मैं, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा सराउंडिंग लिक्विड का। जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल होगी। मैग्नीट्यूड क्यों इक्वल होगा? क्योंकि मैंने सेम डेप्थ पर ये पॉइंट लिया, सेम डेप्थ पर, तो प्रेशर सेम होगा। और डायरेक्शन इसलिए सेम क्योंकि यहां भी सरफेस वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस लॉजिक के कारण, इस सिमिलरिटी के कारण इसमें जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे लेफ्ट साइड में हमने रखा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जिस पोजीशन पे इसको रखा उसी पोजीशन पे एक फ्लूइड का पार्ट कंसीडर किया, तो उस पर भी वैसे का वैसे ही फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज ओके। अब हम आगे बढ़े। इस पर और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज वेट। इसका वेट एक्ट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस फ्लूइड के पार्ट की बात करूं, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ फ्लूइड is under equilibrium,
इक्विलिब्रियम में है या नहीं? इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज ये लिक्विड नीचे चले जाना था, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक इसका वेट और एक है फोर्स अप्लाइड बाय, नेट फोर्स अप्लाइड बाय सराउंडिंग फ्लूइड। हम कह सकते हैं नेट फोर्स अप्लाइड बाय सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड का वेट है एग्जैक्टली उसके बराबर इस पर नेट फोर्स लग रहा है सराउंडिंग फ्लूइड के कारण। क्या मेरी बात क्लियर है? अब समझना, इसमें जो सराउंडिंग फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो सिमिलर है, एक जैसा है? तो पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, तो उस लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि इसमें जो सराउंडिंग फोर्स, सराउंडिंग फ्लूइड जो फोर्स अप्लाई करेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो यहां पर है, और यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड है उसके पार्ट के बराबर, जो उसका उस पार्ट का जो वेट है उसके बराबर इसका फोर्स लग रहा है। अब इस लॉजिक को समझो, जब इस ऑब्जेक्ट को मैं सबमर्ज करूंगा तो कितने फ्लूइड को यह हटाएगा जगह बनाने के लिए? जितना इसका वॉल्यूम होगा, अगर ये पूरा सबमर्ज है तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम चाहिए इसको, उतनी जगह चाहिए, तो उतने फ्लूइड को हटा देगा। क्या इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है? रखा है मैंने। तो जितने फ्लूइड को हटाया है इसने उसका वॉल्यूम, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम इस पार्ट ऑफ फ्लूइड के वॉल्यूम के बराबर है। यही का यही फ्लूइड मैंने रखा है। ठीक है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है नेट फोर्स वो इस फ्लूइड के वेट के बराबर है, और ये जो फ्लूइड है ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर है। इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि सराउंडिंग फ्लूइड के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। लॉजिक समझ में आया नहीं? बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ये हमने प्रूव कर दिया कि इस पर और इस पर सराउंडिंग फ्लूइड के फोर्स का पैटर्न सेम था, तो दोनों पे सेम अपथ्रस्ट लग रहा है, इसका अपथ्रस्ट इसके वेट के बराबर है, तो इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट भी इस लिक्विड के वेट के बराबर होगा। और ये लिक्विड जो है ये इसके डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर होगा। इसने जितनी जगह बनाई है, वो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, एग्जैक्टली उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर ये लिक्विड है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो नेट अपथ्रस्ट है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है आप समझ सकते हो। इसका वेट नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। तो इस पर भी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फाइनली अब हम कह सकते हैं दैट इज नेट अपथ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट is equal to weight of displaced fluid। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। अब इस बात का जवाब देना, ऑडिबल है? इस बात का जवाब देना, ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की शेप में इस वॉल्यूम का और इस शेप का मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं। ठीक है, सेम शेप और सेम वॉल्यूम से एक स्टील से बना है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम और एक गोल्ड। हम जानते हैं कि जो गोल्ड है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर स्टील और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्ट लिए, तीनों अलग अलग मेटल के हैं, बट तीनों का शेप और तीनों का वॉल्यूम जो है वो मैंने सेम लिया है, राइट। और अब मैंने क्या कर दिया, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को पानी में सबमर्ज किया। आप मुझे बताओ किस ऑब्जेक्ट पर
ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, किस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ब्यूएंट फोर्स लगेगा? गोल्ड पर, स्टील पर और एल्यूमिनियम पर। किस ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ब्यूएंट फोर्स लगेगा, ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा? सिमिलर होगा, ठीक है ना। इसको जब आप सबमर्ज करोगे तो तीनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब तीनों को अपनी जगह बनाने के लिए इक्वल वॉल्यूम में पानी को हटाना पड़ेगा और इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेस किया है वाटर को, तो तीनों पर इक्वल अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है ना। तीनों पर लगने वाला अपथ्रस्ट इक्वल होगा, बट फर्क क्या आएगा ये समझो, इसका वेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। गोल्ड का डेंसिटी ज्यादा है तो इसका वेट सबसे ज्यादा है, इसका वेट उससे कम है और इसका वेट इनमें तीनों में सबसे कम। अब मैं अपथ्रस्ट की बात करूं तो अपथ्रस्ट तीनों पर इक्वल अमाउंट में लग रहा है, ठीक है, तीनों पर इक्वल अमाउंट में लगेगा। तो आप समझ सकते हो इस अपथ्रस्ट लगने के कारण क्या होगा, तीनों का जो एपरेंट वेट होगा वो डिफरेंट होगा। एपरेंट वेट समझ रहे हो, जो अगर मेजर करोगे आप पानी के अंदर उसका वेट मेजर करोगे तो वो डिफरेंट मिलेगा। तो किसके वेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा? गोल्ड, स्टील और एल्यूमिनियम, तीनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है, तो किसके वेट में परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा होगा? तो परसेंटेज चेंज वुड बी हायर इन एल्यूमिनियम। किसका वेट कम है और वेट के कंपैरिजन में जो फोर्स लगेगा, अल्टीमेटली जो डिफरेंस है परसेंटेज निकालोगे तो वो ज्यादा मिलेगा। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज हाईएस्ट फॉर एल्यूमिनियम, देन फॉर स्टील, देन फॉर गोल्ड। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितना डेंसर ऑब्जेक्ट होगा, जितना डेंस मटेरियल होगा, उसको पानी में डुबोने पर जो वेट में चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज, वो उतना कम होगा। तो डेंस के केस में परसेंटेज चेंज इन वेट कम होगा और लाइटर के केस में परसेंटेज चेंज इन वेट ज्यादा होगा। अब आर्किमिडीज का जो प्रॉब्लम था उस पर आ जाओ। उसको जो क्राउन दिया गया था, मान लो कि वो इम्प्योर गोल्ड से बना है, उसमें कॉपर मिक्स। प्योर गोल्ड का ऑब्जेक्ट लो, उसका एयर में वेट ले लो, फिर उसको पानी में डुबो के उसका वेट निकालो, तो अपथ्रस्ट के कारण उसका वेट डिफरेंट मिलेगा। परसेंटेज चेंज इन वेट निकाल लो। ऐसे प्योर कॉपर के लिए करो, परसेंटेज चेंज इन वेट किसमें ज्यादा होगा? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज वुड बी हायर इन कॉपर, क्योंकि कॉपर लाइटर है। अब फिर उसने क्या किया, क्राउन को लिया, जो मुकुट है उसको लिया और उसका एयर में वेट लिया और फिर पानी के अंदर वेट लिया और उसका परसेंटेज चेंज इन वेट निकाला। अगर उसमें कॉपर की मिक्सिंग की गई है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कॉपर और गोल्ड के बीच में कहीं ना कहीं होगी, तो जो परसेंटेज चेंज मिलेगा वो भी बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं आपको थोड़ा और पढ़ाऊंगा तो उस कैलकुलेशन से आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली कितना मिक्सिंग किया है। तो अगर मिक्सिंग नहीं किया होता तो उसका परसेंटेज चेंज इन वेट प्योर गोल्ड के बराबर आना था, ठीक है। दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।